पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे असहयोग आंदोलन के बारे में, और उसे असहयोग आंदोलन में हमने बातें किया था कि कौन कौन से आंदोलन इसके हिस्सा बन गए, कौन कौन से आंदोलन असहयोग के हिस्सा बन गए। इस असहयोग के हिस्सा में हमने बातें किया था कि अकाली आंदोलन जो पंजाब का आंदोलन था, पंजाब में यह चलाया जा रहा था। पंजाब में जो गुरुद्वारा था, उस गुरुद्वारे पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त महंत थे, उन महंतों ने कब्जा जमा रखा था और उन्हीं को बाहर निकालने के लिए पंजाब में एक आंदोलन चलाया जा रहा था, जिस आंदोलन को अकाली आंदोलन कहा जा रहा था। जिस आंदोलन को किस नाम से पुकारा जा रहा था? अकाली आंदोलन के नाम से पुकारा जा रहा था। इस अकाली आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी सरकार ने भ्रष्टाचार के लिप्त लोगों को समर्थन दे रही है। गुरुद्वारा प्रबंधन में जो लोग भी शामिल हैं, वो सब अंग्रेजों के हितैषी हैं। अंग्रेजों के सह पर ही वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें गुरुद्वारा के प्रबंधन से निकाला जाए। लेकिन फिर भी इस आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास कौन कर रहा था? अंग्रेजी सरकार कर रही थी, ताकि गुरुद्वारा में ये लोग बने रहें। और अगर ये गुरुद्वारा में बने रहते हैं तो फिर ये अंग्रेजी सरकार की मदद करते रहेंगे, अंग्रेजी सरकार की मदद करते रहेंगे। इसीलिए गुरुद्वारा में ये गुरुद्वारा से निकालने के लिए चलाया गया। दूसरा एक आंदोलन था केरल का मोपला आंदोलन। आखिर ये मोपला आंदोलन क्या था? मोपला आंदोलन क्यों चलाया जा रहा था, इस पर भी हम बातें कर लेते हैं। मोपला आंदोलन केरल का एक आंदोलन था और इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये खेतीहर मुसलमानों के द्वारा चलाया जा रहा था। मोपला लोग अरब से आके केरल में बस गए थे और उनका मुख्य पेशा खेती किसानी था। खेती किसानी था। वहाँ का जो जमींदार था वो नंबूरी पाद ब्राह्मण समुदाय से था और उसको अंग्रेजों से समर्थन प्राप्त था। इसीलिए मोपला लोग कई बार युद्ध लड़े, कई बार विद्रोह किए। 1831 से लेके और 1920-21 तक ये विद्रोह चलता रहा। अली मुसलियार के नेतृत्व में ये पुनः असहयोग आंदोलन के दौरान जोर पकड़ा। इस मुसलमानों का नेता कौन था? अली मुसलियार। अली मुसलियार ने टैक्स न देने का आंदोलन चलाया, सभी किसानों को संगठित किया और एक तरह से ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। महात्मा गांधी यहाँ पे मिलने भी पहुंचे। महात्मा गांधी यहाँ पे मिलने पहुंचे। इस मोपला आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन किया, और लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को कुचल के रख दिया। अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस आंदोलन को कुचल दिया, इस आंदोलन को कुचल दिया गया। तो इस तरह यहाँ पे मोपला किसान आंदोलन भी इसका हिस्सा बन गया। उसके बाद प्रतापगढ़ है उत्तर प्रदेश में, नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया। यहाँ पे नाइयों ने कहा हम बाल नहीं काटेंगे, जो सरकार सपोर्टर है, और धोबियों ने कहा कि हम उनका वस्त्र नहीं धोएंगे, हम उनका वस्त्र नहीं धोएंगे जो सरकार के सपोर्टर है और विदेशी वस्त्र है। हम विदेशी वस्त्रों को कहीं से भी उनको धोने का काम नहीं करेंगे। इसीलिए इन्होंने एक आंदोलन ही चला दिया, जिस आंदोलन को क्या कहा जाता है? नाई धोबी बंद आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसे नाई धोबी बंद आंदोलन के नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरह यहाँ पे हम बातें करें तो ये आंदोलन भी इसी का हिस्सा बन गया। उसके बाद असम में चाय बागान के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। चाय बागान के ऊपर लगान बढ़ा दिया गया, साथ ही साथ उनके जो भी अधिकार थे उसको छीना जाने लगा। इसी कारण यहाँ पे
चाय बागान के लोगों ने भी आंदोलन किया और वो आंदोलन असहयोग का हिस्सा बना। उसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक आंदोलन चलाया जा रहा था जिसे जंगल सत्याग्रह कहा जाता है। जो जंगल में रहने वाले लोग थे उन लोगों के अधिकार छीन लिए गए। उन्हें ये कह दिया गया कि ये लोग किसी भी सूरत में लकड़ी जंगल से नहीं काट सकते हैं, लकड़ी जंगल से नहीं काट सकते हैं। जबकि उस समय ये लोग क्या करते थे, जंगल से लकड़ी काटते थे, जंगल में रहने वाले लोग उससे ले जाते थे, बेचते थे और बेचने के बाद जो खर्च उससे आता था उसी खर्च से अपना जीवन गुजर बसर करते थे, अपने जीवन निर्वाह को करते थे। सरकार ने उनके पेट पर भी लात मारा और उनके भी रोजगार को बंद कर दिया। कहा किसी तरह से लकड़ी काटना अनिवार्य नहीं है, लकड़ी नहीं काटा जाएगा। तो फिर इन लोगों ने लकड़ी काटने के लिए आंदोलन किया और ये भी आंदोलन इसका हिस्सा बन गया। एक तरह से ये बहुत व्यापी आंदोलन हो गया। उसके बाद मदारी पाशा के नेतृत्व में बाराबंकी से लेकर और सीतापुर तक लखनऊ क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में एक आंदोलन भी चलाया गया जिससे का नाम था एका आंदोलन। एका आंदोलन के नाम से जाना गया। और एक तरह से अवध क्षेत्र में जो किसान आंदोलन चल रहा था वो किसान आंदोलन भी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बन गया, ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। और इस तरह देखा जाए तो ये आंदोलन एक व्यापक हो गया, व्यापक रूप से ये आंदोलन कार्य करने लगा। तो देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में क्षेत्रीय आंदोलन का समावेश है। असहयोग आंदोलन में क्षेत्रीय आंदोलन का समावेश है। क्षेत्रीय आंदोलन कैसे जुड़ गया? क्षेत्रीय आंदोलन का समावेश है, आंदोलन का समावेश है। एक नोट कर लें, स्टारना के क्षेत्रीय नोट कर लें। इस समय पंजाब में अकाली आंदोलन चल रहा था, अकाली आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन गुरुद्वारा में मौजूद है। यह आंदोलन गुरुद्वारा में मौजूद है भ्रष्ट महंतों को बाहर निकालने के लिए, भ्रष्ट महंतों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था, बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। दूसरा पॉइंट है, बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक भ्रष्ट महंतों को कैसे बाहर निकालना है, इसके लिए ये आंदोलन चलाने का काम किया गया था। दूसरी तरफ हम बातें करें तो इन भ्रष्ट महंतों का समर्थन किसे प्राप्त था? अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। ये नोट कर लें, भ्रष्ट महंतों को अंग्रेजों के द्वारा समर्थन दिया जा रहा था। भ्रष्ट महंतों को अंग्रेजों के द्वारा समर्थन दिया जा रहा था, समर्थन दिया जा रहा था। आगे नोट कर लें, दिया जा रहा था। यह भी एक अहिंसक आंदोलन था।
अकाली आंदोलन भी देखा जाए तो अहिंसक आंदोलन था, इसलिए यह भी असहयोग अहिंसा बन गया। यह भी अहिंसक आंदोलन था। आगे है और वो है, आगे नोट कर लें। असम के चाय बागान के मजदूरों ने, असम के चाय बागान के मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के समर्थन में हड़ताल किया। असहयोग आंदोलन के समर्थन में हड़ताल किया, समर्थन में हड़ताल किया। आगे नोट कर लें स्टारना के। मिदनापुर के किसानों ने, मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। यूनियन बोर्ड को यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया, कर देने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में इनकार कर दिया। आगे नोट कर लें। इसी समय केरल में, केरल के मलाबार क्षेत्र में, केरल के मलाबार क्षेत्र में मोपला किसानों का विद्रोह हुआ। मोपला किसानों का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व अली मुसलियार ने किया, जिसका नेतृत्व अली मुसलियार के द्वारा किया गया। यह आंदोलन है, यह विद्रोह है, अंग्रेजी सरकार और जमींदारों के खिलाफ था। अंग्रेजी सरकार और जमींदारों के खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ था। आगे नोट कर लें स्टारना के खिलाफ था। दूसरा पॉइंट है, इसी समय प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया, आंदोलन चलाया गया। जबकि बाराबंकी और अन्य क्षेत्रों में, बाराबंकी और अन्य क्षेत्रों में मदारी पासी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया। मदारी पासी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया। एक आंदोलन चलाया गया। अब इस तरह देखा जाए तो ये छिटपुट आंदोलन भी इसी का हिस्सा बन गया। काफी लोगों की गिरफ्तारियां हुई और इसी कारण 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि जितने भी राजनीतिक बंदी बनाए गए हैं
अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा तो देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे और इसी के परिणाम स्वरूप चौरी चौरा कांड की घटना हुई। तो हेड डाल लेते हैं, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी। फरवरी 1922 ईस्वी चौरी चौरा कांड। एक नोट कर लें स्थापना के 1 फरवरी 1922 ईस्वी को 1 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने घोषणा किया कि अगर 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए जाते हैं तो देश में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। देश में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। ये नोट कर लें। महात्मा गांधी के इस घोषणा के बाद देश भर में उग्र प्रदर्शन होने लगे। एक नोट कर लें स्थापना के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई जिससे गोली कांड में कुछ किसानों की मृत्यु हो गई। तो 4 फरवरी को यह घटना घटित हुआ चौरी चौरा क्षेत्र में और इसी कारण जितने भी किसान थे सब नाराज हो गए और नाराज किसानों ने 5 फरवरी को क्या किया, 5 फरवरी 1922 को आग लगा दिया। कहाँ पे? चौरी चौरा थाना। चौरी चौरा थाना में जो भी पुलिसकर्मी थे वो सब जिंदा जला दिए गए। इसलिए पूछा जाता है चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922। लेकिन बाय द वे कभी कभी ऑप्शन में 5 फरवरी नहीं रहता है, 4 फरवरी रहता है और 6 फरवरी रहता है। तो फिर आपको किसको लगाना होगा? 4 को नहीं लगा सकते, वही 4 ही लगाना होगा। इसलिए क्योंकि 4 किसानों की मृत्यु 4 फरवरी को ही हुई थी ना, तो उसको जानना चाह रहा है। उसी के काउंटर पार्ट के रूप में 5 फरवरी को घटना घटी। तो 4 फरवरी लगाएंगे, 6 फरवरी नहीं लगाएंगे। एक नोट कर लें स्थापना के 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को किसानों ने पूरे चौरी चौरा थाना को घेर लिया। पूरे चौरी चौरा थाना को घेर लिया जिसमें
चौरी चौरा थाना को घेर लिया, जिसमें थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एक हिंसक घटना थी। महात्मा गांधी को सूचना किसने दिया? बाबा राघव दास। बाबा राघव दास ने टेलीग्राम के माध्यम से सूचना दिया और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने बारदोली में एक सम्मेलन बुला के इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये तो नोट कर लें। बाबा राघव दास ने महात्मा गांधी को इस घटना की सूचना टेलीग्राम के माध्यम से दिया। अब यहाँ पर देखें, एक सवाल और भी है कि जब ये घटना घटित हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे? उस समय महात्मा गांधी बारदोली में मौजूद थे। ये तो नोट कर लें स्टारना के। जिस समय यह घटना घटित हुआ उस समय महात्मा गांधी बारदोली में मौजूद थे। बारदोली गुजरात, बारदोली में मौजूद थे। एक नोट कर लें स्टारना के। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने बारदोली में कांग्रेस महासमिति की बैठक बुलाई। बारदोली में कांग्रेस महासमिति की बैठक बुलाई और उससे बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया। अब यहाँ पे देखा जाए, जैसे अचानक इन्होंने स्थगित कर दिया तो मिली जुली प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई। इस समय मोतीलाल नेहरू ने इस स्थगन का विरोध करते हुए लिखा अपनी पत्रिका इंडिपेंडेंस में, स्वाधीन में उनकी एक पत्रिका निकलती थी इंडिपेंडेंस, और उस पत्रिका में उन्होंने लिखा कि अहिंसा का पालन कन्याकुमारी के एक गांव ने नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय को क्यों दिया गया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की नौकरी छोड़ के आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने एक पुस्तक में लिखा था जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल, भारत संघर्ष, और उससे भारत संघर्ष में लिखा इन्होंने कि इस समय जनता का उत्साह अपने चरम पे है। इस समय जनता का उत्साह अपने चरम पे है तो आंदोलन को स्थगित करना, आंदोलन को वापस लेना, आंदोलन को स्थगित करना, आंदोलन को वापस लेना कहीं पर भी खतरा से कम नहीं है। एक तरह से आंदोलन से पीछे हट जाना कहीं पर भी खतरे से कम नहीं है। ये किसने कहा? ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने। लगभग राष्ट्रवादियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही और इसी कारण महात्मा गांधी अलग थलग पड़ गए और महात्मा गांधी को मार्च में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और अहमदाबाद के सेशन जज के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी गई। महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया। एक बार नोट कर लें।
गांधी जी के द्वारा, स्टार बना के नोट कर लें, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देने से, असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देने से राष्ट्रवादियों में मिली जुली प्रतिक्रिया हुई, मिली जुली प्रतिक्रिया हुई। इसी समय लाला लाजपत राय ने कहा कि, इसी समय लाला लाजपत राय ने कहा कि, इन्वर्टेड कामा में, जब भी स्टेटमेंट लिखा जाता है इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, ने कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण, किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। पूरे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। ये नोट कर लें, स्टार बना के। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडिया स्ट्रगल में लिखा कि, द इंडिया स्ट्रगल में लिखा कि द इंडिया स्ट्रगल में लिखा कि ऐसे अवसर पर जब जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, ऐसे अवसर पर जब जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, तब पीछे लौटने का आदेश देना, पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। आगे नोट कर ले। अब यहाँ पे देखें, मोतीलाल नेहरू ने भी अपनी पत्रिका में लिखा जिसका नाम था इंडिपेंडेंस। ये नोट कर ले, ये इंडिपेंडेंस इलाहाबाद से निकलता था। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने अपनी पत्रिका इंडिपेंडेंस में लिखा कि, अपनी पत्रिका इंडिपेंडेंस में लिखा कि कन्याकुमारी के एक गांव ने, इंडिपेंडेंस में लिखा कि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो, अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों मिलनी चाहिए, उसकी सजा हिमालय को क्यों मिलनी चाहिए। अहिंसा का पालन कन्याकुमारी के एक गांव ने नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय को क्यों मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए। एक बार नोट कर ले स्टार बना के। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को अलग थलग पढ़ते देखते हुए महात्मा गांधी को अलग थलग
पढ़ते देखते हुए देखते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने जितनी भी हिंसा हुई है, महात्मा गांधी जितनी भी हिंसा हुई है उस सबके जिम्मेदार हैं। नहीं को काट देंगे बस। जितनी भी हिंसा हुई है उस सबके जिम्मेदार हैं एक नोट कर लें। 18 मार्च 1922 को 18 मार्च 1922 ईस्वी को स्टार बना के नोट कर लेंगे। अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड ने अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा दे दिया। 6 वर्ष की सजा दे दिया। आगे नोट कर ले। बाद में महात्मा गांधी स्वास्थ्य कारणों के आधार पर जेल से रिहा किए गए। कब रिहा किए गए? 1924 में। स्वास्थ्य कारणों के आधार पर 1924 में जेल से रिहा किए गए। अब यहाँ पे देखा जाए तो परिवर्तन हो चुका था काफी राजनीति में। महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने, जेल जाने से एक आंदोलन निराधार हो गया। अब इसमें कई डायमेंशन में बढ़ गया। जो तुरंत आज़ादी चाहते थे क्रांतिकारी लोग, वो लोग फिर एक्टिव हो गए। उन्होंने अब ये सोचा कि अब हमें बम, पिस्टल, गोला बारूद के द्वारा ही आज़ादी हासिल करनी होगी। उसके अतिरिक्त अब हमें कोई और काम नहीं होगा। बम पिस्टल के द्वारा ही उन्हें आज़ादी हासिल करने पर बल दिया और वो फिर कानपुर में बैठक हुई और क्रांतिकारी संगठन HRA का निर्माण हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जन्म हो गया। उसके ध्वज तले जितने भी क्रांतिकारी थे देश के, वो सब संगठित हो गए। एक दूसरा डायमेंशन चलने लगा और वो चलने लगा जिसे वामपंथी आंदोलन कहा जाता है, जिसमें वामपंथी के लोग, जो मानने वाले सपोर्टर थे, वो सब इस वामपंथी आंदोलन के हिस्सा बन गए। और एक दल था जो कांग्रेस का ही दल था, वो चाहता था कि अब हमें याचना नहीं करना है, अब याचना नहीं, अब रण होगा। और वो रण करने के लिए, रण जीतने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ने लगे और उसमें वे परिवर्तनवादी कहलाए। और उस परिवर्तनवादी में कौन प्रमुख थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन्होंने कहा कि अब हम कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाएंगे, जिस पार्टी का नाम क्या होगा? स्वराज पार्टी। और इस स्वराज पार्टी क्या करेगी? चुनाव लड़ेगी। स्वराज पार्टी क्या करेगी? चुनाव लड़ेगी। और स्वराज पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ही गठित हुई। उनका मेन मकसद था कि हम अब विधानसभा में जाएंगे, हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे और जाने के पश्चात अपनी बातें रखेंगे। वहां जाएंगे और वहां जाने के बाद हम अपनी बातें रखेंगे।
इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने विरोध करने पर बल दिया। और जो दूसरे लोग थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, अन्य लोग थे, वो चाहते थे कि हम किसी तरह का परिवर्तन न करें, हम विधानसभा में न जाएं। जैसे से हमारा आंदोलन चल रहा है वैसे ही हमारा आंदोलन चलता रहे। इस तरह असहयोग आंदोलन के बाद कई परिस्थितियां बदल गई, उस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं असहयोग आंदोलन के बाद स्वतंत्रता संघर्ष। डाल लेते हैं असहयोग आंदोलन के बाद स्वतंत्रता संघर्ष। विरोध करने असहयोग आंदोलन के पश्चात असहयोग आंदोलन के बाद स्वतंत्रता संघर्ष है। यह संघर्ष 3 भागों में बट गया। संघर्ष 3 भागों में बट गया। पहला कांग्रेस का विभाजन है और स्वराज पार्टी का गठन है। दूसरा वामपंथी आंदोलन है और तीसरा क्रांतिकारी आंदोलन। वामपंथी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, तो 3 डायमेंशन में बढ़ गया। और फिर ये डायमेंशन जाके फिर कब मिल गया, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला, वो सब जाके फिर उसी का हिस्सा बन गया। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये सब हिस्सा बन गए। तो यहाँ पे हम बातें करते हैं कांग्रेस का विभाजन, स्वराज पार्टी का गठन। ये डालेंगे स्वराज पार्टी का गठन या स्वराज पार्टी कर लेंगे। स्वराज पार्टी स्थापना मार्च 1923 ईस्वी। मार्च 1923 ईस्वी। संस्थापक चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। संस्थापक चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्थान इलाहाबाद। नोट कर लें। अब इसमें देखें इस पार्टी के अध्यक्ष कौन बने और महासचिव कौन बने। इस पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और महासचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ये नोट कर लें। इस पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने और मोतीलाल नेहरू महासचिव बने। पर नोट कर लें, स्टार बना के नोट कर लें। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद
असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न था कि विधान परिषद के चुनाव में लेजिस्लेटिव असेंबली विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। एक नोट कर लें। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि विधान परिषद में भाग लेकर अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग किया जाए। जबकि कुछ चाहते थे कि जैसे आंदोलन चल रहा है उसी तरह से आंदोलन चलता रहे। तो जो लोग परिवर्तन चाहते थे वो परिवर्तनवादी हो गए और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे वे अपरिवर्तनवादी हो गए। परिवर्तनवादी में कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और इधर कौन से थे? इधर थे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। जितने लोग थे ये सब अपरिवर्तनवादी कहलाए। एक नोट कर लें। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास इत्यादि परिवर्तनवादी कहलाए। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, सी राजगोपालचारी, एन जी रंगा इत्यादि अपरिवर्तनवादी कहलाए। यहीं पर नोट कर लें। स्थापना के नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को काफी सफलता मिली। तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 101 निर्वाचित सीटों में से लेजिस्लेटिव असेंबली के 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर इनकी जीत हुई। 42 सीटों पर इनकी जीत हुई। आगे देखा जाए, मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। मध्य प्रांत का मतलब मध्य प्रदेश, ये पर नोट कर लें। मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में इन्हें सफलता मिली। सबसे बड़े दल के रूप में सफलता मिली। इसी समय देखा जाए तो कलकत्ता नगर निगम के भी मेयर चुन लिए गए। और कौन कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम था? चित्तरंजन। तो जहां चित्तरंजन दास रहेंगे वहीं पे सुभाष चंद्र बोस रहेंगे। यही पर नोट कर ले, स्टार बना के नोट कर ले। सुभाष चंद्र बोस स्वराज पार्टी के टिकट पर कलकत्ता नगर निगम के मेयर निर्वाचित हुए। कलकत्ता नगर निगम के मेयर निर्वाचित हुए। नगर निगम के मेयर निर्वाचित हुए। आगे नोट कर लें, अगला पॉइंट है बंगाल विधान मंडल में चित्तरंजन दास विपक्ष के नेता बन के पहुंचे। तथा उन्होंने अंग्रेजी सरकार का विरोध करना शुरू किया। अंग्रेजी सरकार का विरोध करना शुरू किया। अब यहां पे देखा जाए तो स्वराजियों का काम क्या था? स्वराजियों का क्या क्या काम था उस पर हम बातें कर लेते हैं। प्रारंभ में स्वराजियों को क्या क्या सफलता मिली ये पर देखते हैं, ये पर नोट कर लें। प्रारंभ में स्वराजियों की प्रमुख सफलताएं निम्नलिखित थीं। प्रारंभ में स्वराजियों की सफलताएं निम्नलिखित थीं। प्रारंभ में स्वराजियों की सफलताएं निम्नलिखित थीं। पहला, ये प्रत्येक बजट को अस्वीकार कर देते थे। बजट को, बिल को अस्वीकार कर देते थे। बजट को अस्वीकार कर देते थे क्योंकि इनकी फुल मेजॉरिटी थी, अस्वीकार कर देते थे। जिसके कारण वायसराय को अपने विशेषाधिकार के द्वारा पारित करना पड़ता था। अपने विशेषाधिकार के द्वारा पारित करना पड़ता था। दूसरा पॉइंट नोट कर लें,
इस तरह इन्होंने नए विधानमंडलों का असली चरित्र उजागर किया। विधानमंडलों का असली चरित्र उजागर किया। असली चरित्र उजागर किया। दूसरा पॉइंट है, स्वराज्यवादियों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। आगे नोट कर लें। तीसरा पॉइंट है, 1924 ईस्वी में 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए मुंडी मैन कमेटी का गठन किया गया। मुंडी मैन कमेटी का गठन किया गया। मुंडी मैन कमेटी का गठन किया गया। अब यहाँ पे देखिए, स्वराज्यों को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब इन्होंने अपने ही पार्टी के एक विधायक को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया, केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर बनवाया। और कौन केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय स्पीकर बना? विठल भाई पटेल। एक नोट कर लें। 1925 ईस्वी में स्वराजियों ने विठल भाई पटेल को 1925 ईस्वी में स्वराजियों ने विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनवाने में सफलता प्राप्त किया। अध्यक्ष बनवाने में सफलता प्राप्त किया। अब इसी समय अध्यक्ष बनवाने में सफलता प्राप्त किया। तो जब भी पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम भारतीय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बना, तो इसका आंसर क्या जाता है? विठल भाई पटेल। इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखें, भारतीय सेना का अब भारतीयकरण किया जा रहा था। धीरे धीरे अंग्रेजों की कटौती की जा रही थी, भारतीयों को भरा जा रहा था। एक स्क्रीन कमेटी भी बनी थी, उसका मेंबर किसे बनाया गया? मोतीलाल नेहरू। एक नोट कर ले। इसी समय अंग्रेजों ने सेना का भारतीयकरण करने के लिए एक स्क्रीन कमेटी बनाई। एक स्क्रीन कमेटी बनाई। सेना का भारतीयकरण करने के लिए एक स्क्रीन कमेटी बनाई। उस स्क्रीन कमेटी का अध्यक्ष है या सदस्य कर लेंगे, उस स्क्रीन कमेटी का सदस्य मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। मोतीलाल नेहरू को बनाया गया।
तो ये है स्वराज पार्टी। अब हम लोग कल बात करेंगे वामपंथी आंदोलन के बारे में कल के वीडियो में। थैंक यू।